नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। तालिबान को चैलेंज, जलालाबाद में लोगों ने राष्ट्रध्वज के साथ रैली निकाली। आतंकवादियों की फायरिंग में 3 लोगों की मौत, कई पत्रकार भी हुए घायल। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में कुछ लोगों को तालिबान की हुकूमत मंजूर नहीं है। इसके संकेत बुधवार को मिले। जलालाबाद में स्थानीय लोगों ने अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद यही झंडा हाथ में लेकर रैली भी निकाली। तालिबान को यह इतना नागवार गुजरा कि उसने निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर दी। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक तालिबान की फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई है। कुछ पत्रकार भी घायल हुए हैं। इनमें से ज्यादातर वीडियो जर्नलिस्ट हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जलालाबाद अफगानिस्तान के बड़े और मुख्य शहरों में से एक है। बुधवार को यहां हजारों लोग एक मुख्य चौराहे पर जुटे। उन्होंने एक जगह अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद मुख्य मार्ग से राष्ट्रीय ध्वज को लेकर रैली निकाली। यह तालिबान की हुकूमत को सीधे चुनौती थी। इमारतों और सड़कों पर तैनात तालिबान ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए फायरिंग कर दी। इसमें 3 लोगों के मारे जाने और कुछ के घायल होने की खबर है। दोस्तों जलालाबाद ही वह शहर है जिसे तालिबान ने काबुल से पहले फतह किया था। यहाँ के लोगों ने तालिबान का झंडा उठाने से परहेज किया है। बुधवार को रैली के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर तालिबान को चैलेंज किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, काबुल से भागने के बाद परिवार के साथ यूएई में है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है। उन्हें संयुक्त अरब अमीरात ने शरण दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने बुधवार को कहा कि वह तालिबान के अधिग्रहण के बीच अफगानिस्तान से भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी की मानवीय आधार पर मेजबानी कर रहा है। यूएई द्वारा एक संक्षिप्त बयान में कहा गया कि यूएई विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय इस बात की पुष्टि कर सकता है कि यूएई ने राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके परिवार का मानवीय आधार पर देश में स्वागत किया है। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल के बंद होने से पहले गनी रविवार को अफगानिस्तान से भाग निकले थे। तालिबानी विद्रोही अफगान की राजधानी में निर्विरोध बढ़ते चले गए थे। एक फेसबुक पोस्ट में अशरफ गनी ने कहा था कि तालिबान जीत गया और उन्हें रक्तपात की बाढ़ को रोकने के लिए अफगानिस्तान को छोड़ना पड़ा। बुधवार तक अशरफ गनी के ठिकाने की कोई खबर नहीं थी, लेकिन दोस्तों अटकलें लगाई जा रही थी कि वह तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर ओमान चले गए हैं। यह पहली बार नहीं है जब तेल समृद्ध खाड़ी देश ने पूर्व नेताओं और उनके रिश्तेदारों के लिए अपनी बाहें खोली है, जो अब उनके देश में व्यक्तित्वहीन है। 2017 में दुबई के अमीरात ने थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री यंगलक शिवावात्रा की बेज़बानी की। उन्होंने अनुपस्थिति में 5 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, देश में कोरोना का आर वैल्यू हुआ कम, नए मामलों में आ रही है कमी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने की रफ्तार का संकेत देने वाला आर वैल्यू अगस्त के पहले सप्ताह में 1 से अधिक होने के बाद लगातार कम हो रहा है। यह जानकारी मैथमेटिकल साइंसेज चेन्नई के अनुसंधानकर्ताओं ने दी। अनुसंधान का नेतृत्व करने वाले एम सिन्हा ने अपने आंकड़ों का उल्लेख करते हुए पीटीआई भाषा से कहा कि भारत का आर वैल्यू कम होकर करीब 0.9 हो गया है। अगर आर 1 से कम है तो इसका मतलब है कि नए संक्रमित लोगों की संख्या पूर्ववर्ती अवधि में संक्रमित लोगों की संख्या से कम है और रोग के मामलों में कमी आ रही है। केरल का आर वैल्यू अब 7 महीने के अंतराल के बाद 1 से नीचे है, जो राज्य में संक्रमण के स्तर को नीचे लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए राहत का संकेत है। केरल में देश में सबसे अधिक उपचाराधीन मामले फिलहाल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर चल रही अटकलें दुर्भाग्यपूर्ण, सीजेआई ने जताई बड़ी चिंता। जी हां दोस्तों, देश के सीजेआई एम.वी. रमन ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के संदर्भ में कॉलेजियम की बैठक के बारे में मीडिया में कुछ अटकलों और खबरों को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। प्रधान न्यायाधीश ने जस्टिस नवीन सिन्हा के रिटायरमेंट के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया बेहद पवित्र है और इसके साथ अदालत की गरिमा भी जुड़ी है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर मैं मीडिया में कुछ अटकलों और खबरों पर चिंता व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता लेना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि हमें इस कोर्ट में जजों की नियुक्ति करने की जरूरत है। यह प्रक्रिया जारी है, इसके लिए और भी बैठकें होंगी, तब जाकर फैसले लिए जाएंगे। इसलिए मीडिया के साथियों को इस पवित्रता का सम्मान करना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि एक संस्था के तौर पर सुप्रीम कोर्ट मीडिया की स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों का बेहद सम्मान करती है और प्रक्रिया के लंबित रहने के दौरान का घटनाक्रम जिस तरह मीडिया के एक वर्ग में जो प्रतिबंधित हुआ, वह इस व्यवस्था की गरिमा पर विपरीत असर डालने वाला है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, जानिए क्या लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बढ़ती महंगाई सरकार के दंभ, अहंकार और विफलता का नतीजा है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आसमान छू रही महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने 2013 के पीएम मोदी के महंगाई पर किए गए ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि सरकार की विफलताओं के चलते आज रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 860 रुपए हो गई है। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सरकार को उज्ज्वला योजना का पाखंड बंद कर देना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी सरकार ने पिछले साल से सब्सिडी देना भी बंद कर दिया। जब केंद्र में उनकी सरकार थी तब सरकार 1,47,000 करोड़ की सब्सिडी देती थी, अब यह महज 12,000 करोड़ ही रह गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम मिजोरम बॉर्डर पर फिर बड़ी टेंशन, पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति घायल। जी हां दोस्तों, असम और मिजोरम के पुलिस के बीच हिंसक झड़प के 3 सप्ताह बाद सोमवार देर रात हुई फायरिंग की घटना से इंटर स्टेट बॉर्डर पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। मिजोरम ने आरोप लगाया है कि असम पुलिस के जवानों ने उनके नागरिकों पर गोलियां चलाई, जिनमें एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं पड़ोसी राज्य ने दावा किया कि सीमा के दूसरी ओर से बदमाशों ने उन पर गोलियां चलाई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्यवाही की। दोस्तों, 2 पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस बलों के बीच 26 जुलाई को एक हिंसक झड़प हुई थी, जिनमें असम के 6 पुलिसकर्मी सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सीमा विवाद को सुलझाने की प्रक्रिया अब भी जारी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, इंडिगो ने की घोषणा, 1 सितंबर से नए रूट्स के यात्रियों को मिलेगी डायरेक्ट फ्लाइट्स। जी हां दोस्तों, हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी है। 1 सितंबर से बजट एयरलाइंस इंडिगो ग्वालियर को मध्य प्रदेश और दिल्ली से जोड़ने वाली दैनिक उड़ानें शुरू करेगी। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 13 अगस्त को अपने ट्वीट में कहा था कि इंडिगो एयरलाइंस 1 सितंबर से दैनिक आधार पर दिल्ली ग्वालियर और इंदौर ग्वालियर के बीच में नए उड़ान मार्गों का संचालन शुरू करेगी। दोस्तों, मंत्री ने यह घोषणा 12 अगस्त को इंडिगो द्वारा अपनी पहली बरेली मुंबई उड़ान को हरी झंडी दिखाने के एक दिन बाद की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश में हवाई यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ट्वीट में कहा कि उड़ान के तहत वाणिज्यिक उड़ान संचालन के लिए बरेली हवाई अड्डे को तैयार किया गया है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, हिंडन, आगरा और प्रयागराज के बाद बरेली उत्तर प्रदेश का 8वां हवाई अड्डा है। इंडिगो ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि बरेली से उसकी नई उड़ान 2021 में देश के 7 प्रमुख क्षेत्रीय गंतव्यों को जोड़ने की उसकी योजना पर प्रगति का प्रतीक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी सरकार का बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल खोलने के दे दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बीते वर्ष से बंद चल रहे बच्चों के स्कूल खुलने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश में 1 से लेकर 8वीं तक के भी स्कूल खोल दिए जाएंगे। कक्षा 6 से लेकर 8 तक के स्कूल 23 अगस्त से खोले जाएंगे, तो वहीं 1 से 5 तक के स्कूल 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण पर कंट्रोल के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार जीवन सामान्य बनाने के अभियान में लगी है। इसी क्रम में सुबह में कोविड प्रोटोकॉल के साथ छोटे बच्चों की क्लासेस शुरू करने का फैसला लिया गया है। सोमवार को ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हुई बैठक में कहा था कि रक्षाबंधन के बाद 23 अगस्त से 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक और 1 सितंबर से पहली क्लास से लेकर 5वीं तक के स्कूल भी शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने इस संबंध में अफसरों को दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान खान के पाकिस्तान की तस्वीर, महिला टिकटॉक स्टार के कपड़े फाड़े पिटाई की वीडियो हुआ वायरल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में एक महिला पर हुए क्रूर हमले का चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल ये महिला टिकटॉक पर वीडियो बनाती है और अच्छी खासी लोकप्रिय भी है। वीडियो में दिख रहा है कि पुरुषों का एक झुंड महिला पर बेरहमी से हमला कर रहा है और उसके कपड़े फाड़ रहा है। 14 अगस्त को जब पाकिस्तान अपनी आज़ादी का उत्सव मना रहा था, तब इस महिला पर लाहौर में हमला हुआ और उसका वीडियो वायरल हो गया। एफआईआर में दी गई जानकारी के मुताबिक घटना लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क की है। यह वीडियो पाकिस्तान में #मीनार पाकिस्तान और मीनार 400 के हैशटैग के साथ ट्रेंड करता रहा। महिला के साथ हुई घटना को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर खुलकर नाराजगी जाहिर की। महिला ने मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने आरोप लगाया कि करीब 400 लोगों के झुंड
ने उस पर हमला किया। जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त वो महिला अपने कुछ दोस्तों के साथ मीनारे पाकिस्तान के पास एक वीडियो शूट कर रही थी। महिला का कहना है कि उसके कपड़े फाड़ दिए गए, लोगों ने उसे ऊपर उठा लिया और उछालने लगे। महिला का यह भी आरोप है कि वो लगातार अपने बचाव के लिए आवाजें लगाती रही, लेकिन मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। उसने अपने गहने चोरी होने का भी आरोप लगाया। वहीं दोस्तों, इस पर द डॉन अखबार के एक लेख में कहा गया है कि उन्होंने समाज के पिछड़ेपन को दिखाने के लिए इस घटना से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। लेख में कहा गया है कि देश में लैंगिक भेदभाव अब भी अपने चरम पर है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, द डॉन पाकिस्तान का ही समाचार पत्र है। इसके बाद दोस्तों, अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 20,86,53,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 43,83,000 के पार है। दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों, फिलहाल इस महामारी से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका में हर दिन लगभग 1.5 लाख के आसपास नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों, जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों, भारत में इस वक्त तक इस महामारी के 3,22,85,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्य की बात करें तो फिलहाल इस महामारी से केरला सबसे ज्यादा प्रभावित है। दोस्तों, केरला में 21,000 से ज्यादा मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के सांसद के बाद AIMPLB प्रवक्ता के बिगड़े बोल, तालिबान को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नोमानी ने भी अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर विवादित बयान दिया है। सज्जाद नोमानी ने बयान जारी कर अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को सही बताया और कहा कि तालिबान ने पूरी दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं को धूल चटाई। उन्होंने आगे कहा कि इन नौजवानों ने काबुल की जमीन को चूमा है। अफगानिस्तान पर कब्जे को लेकर मौलाना सज्जाद नेमानी ने अल्लाह का शुक्रिया करते हुए कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जा जायज है और हिंदुस्तान का मुसलमान तालिबान को सलाम करता है। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक नियति कौम ने दुनिया की सबसे मजबूत फौजों का मुकाबला किया और काबुल के महल में वे दाखिल हुए। उनमें किसी भी तरह का घमंड नहीं था और बड़े बोल नहीं थे। एक बार फिर यह तारीख रकम हुई। हालांकि दोस्तों, इनके ऊपर बाद में FIR भी दर्ज कर ली गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान मैच से पहले गरमाया माहौल, गौतम गंभीर ने किया बाबर आजम पर पलटवार। जी हां दोस्तों, IPL 2021 के तुरंत बाद T20 वर्ल्ड कप 2021 का घमासान शुरू हो जाएगा। 24 अक्टूबर को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला देखने को मिलेगा। इस हाई वोल्टेज मुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भारत को चेतावनी दी है, तो वहीं अब भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने पलटवार किया है। गौतम गंभीर का कहना है कि पाकिस्तान जब भारत के साथ 24 अक्टूबर को ICC T20 विश्व कप मुकाबले में खेलेगा तो उस पर भारी दबाव होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप 2 का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इस ग्रुप में इन दो टीमों के अलावा न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और 2 क्वालिफाइंग टीमें भी होंगी। गंभीर ने कहा कि मुझे यकीन है कि इससे पाकिस्तान पर भारी दबाव होगा, क्योंकि भारत का विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ 5-0 का रिकॉर्ड है। हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए कि क्या भारत पर दबाव होगा। पाकिस्तान पर इसका दबाव होगा क्योंकि उनसे काफी उम्मीदें होंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी राहत, कोर्ट ने सभी आरोपों से कर दिया बरी। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शशि थरूर पर आरोप तय करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुलिस ने धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाने और धारा 498 यानी कि क्रूरता
क्रूरता का आरोप लगाया था। सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में मृत पाई गई थी। उनकी मौत के बाद शशि थरूर पर उनका मानसिक उत्पीड़न करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। इस मामले में शशि थरूर मुख्य आरोपी थे और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, फिर गिरे सोने और चांदी के दाम, जानिए क्या है नए भाव। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में फिर गिरावट हुई है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 152 रुपए घटकर 46,328 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 286 रुपए गिरकर 62,131 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1787 प्रति औंस, जबकि चांदी $23.74 प्रति औंस पर स्थिर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, काबुल पर कब्जे के बाद लेडी एंकर को दिया तालिबान प्रवक्ता ने पहला इंटरव्यू, कहा लोगों का दिल जीतना है लक्ष्य। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह लोगों से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। महिलाओं को इस्लाम के मुताबिक पूरे अवसर देने का वादा करने वाले तालिबान ने अपनी छवि सुधारने के लिए पहला आधिकारिक इंटरव्यू महिला एंकर को दिया। अफगान महिला एंकर बहिश्ता ने तालिबान के प्रवक्ता अब्दुल हक हम्माद का इंटरव्यू लिया। अफगानिस्तान के टीवी चैनल टोलो न्यूज पर महिला एंकर को दिए इंटरव्यू में तालिबान के प्रवक्ता अब्दुल हक हम्माद ने आगे की योजनाओं पर चर्चा की। अब्दुल हक हम्माद के साथ महिला एंकर की चर्चा में दावा किया गया कि तालिबान अफगानिस्तान में शांति बहाली की तरफ बढ़ेगा। दुबई स्थित अफगान ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हम्माद ने कहा कि उनके लिए लोगों का दिल और दिमाग जीतना और अंतर्राष्ट्रीय लोगों को यह दिखाना महत्वपूर्ण है कि वे वैध हैं और उनके साथ कोई भी काम कर सकता है। साथ ही मीडिया को स्वतंत्रता देने का भी वादा किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संजय रावत ने कहा बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा कोरोना के थर्ड वेव का है निमंत्रण। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय रावत ने बुधवार को दावा किया कि जन आशीर्वाद यात्रा तीसरी लहर का निमंत्रण है। अलग अलग राज्यों में केंद्रीय मंत्री यह यात्रा कर रहे हैं। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में संजय रावत ने कहा कि उन्होंने बीजेपी से धैर्य रखने को कहा है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद ने दावा किया कि जन आशीर्वाद यात्रा तीसरी लहर को निमंत्रण देना है। बीजेपी यह जानबूझकर कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद इसमें शामिल भारती पवार, कपिल पाटिल और भागवत कराड़ इस सप्ताह की शुरुआत से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में लोगों से संपर्क स्थापित और हाल ही के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर उनका आभार प्रकट करने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को देश के शीर्ष 5 मुख्यमंत्रियों की सूची में एक मीडिया संगठन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में स्थान मिलने से जुड़े सवाल पर रावत ने कहा कि बीजेपी ओपिनियन पोल को खारिज करने की कोशिश कर रही है क्योंकि इस सूची में बीजेपी के एक भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्यों इस सूची में एक भी बीजेपी का मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। संजय रावत ने कहा कि अगर सर्वेक्षण के नतीजे उनके पक्ष में होते हैं तो उनके पार्टी कार्यकर्ता ढोल बजाते और उत्सव मनाते हैं। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि अब भी कुछ आतिशबाजी करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे देश के शीर्ष मुख्यमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में सर्वाधिक ओलंपिक मेडल कौन से खेल में जीते हैं? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस खेल का नाम जिसमें कि भारतीय टीम ने सर्वाधिक ओलंपिक मेडल जीते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।